अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ठीक है सर, स्टार्ट करो। स्टार्ट करना सर। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमारे कुछ वॉइस इश्यूज थे, तो पहले मैं इस चैप्टर का हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा जितना हमारा रह गया था उसको मैं ओवरव्यू कर देता हूँ, ठीक है आपको। फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने बात करी थी कंडीशन एंड वारंटीज की, कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, सेल ऑफ गुड्स का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो लाजमी सी बात है आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स होती हैं, जो मेजर टर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कंडीशन, और जो माइनर टर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं वारंटी। जैसे कि मैंने बात करी थी कि कंडीशन क्या है, वो मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेन कंडीशन होगी। ठीक है, एक वारंटी क्या होगी, एक कोलेटरल चीज होगी जो अटैच हुई हुई होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऑर्डर करता हूँ कि मुझे 100 फैंस चाहिए, और मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि मुझे पाक फैन चाहिए, लेकिन सामने से मुझे मिल्लत फैन डिलीवर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कंडीशन का ब्रीच करा, क्योंकि ये मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बात करूं कि भाई मुझे ऑफिस में डिलीवरी चाहिए थी और अगले ने मेरे घर पे डिलीवरी कर दी, तो ये एक वारंटी का ब्रीच है, ये मेन नहीं है। तो कंडीशन की बेस पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं ब्रीच पे, लेकिन वारंटी की बेस पे मैं कभी भी रिप्यूडिएट या कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, जस्ट उससे डैमेज क्लेम कर सकता हूं। जैसे कि अगर डैमेज की इस केस में बात कर लूं, जो एग्जांपल मैंने दी थी, तो इस केस में क्या होगी कि जो घर से ऑफिस तक जाने का ट्रांसपोर्ट मैं अपनी जेब से पे करूंगा, वो मैं उससे रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमने बात करी थी। इसके अलावा फिर हमने देखी थी वो सिचुएशन जहां पे थोड़ा सा इनका डिफरेंस देखा था। देखिए, वैल्यू के हिसाब से, मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से, कंडीशन जो है वो एक एसेंशियल पार्ट होती है, और वारंटी जो है वो एक कोलेटरल पार्ट होती है। एज टू ब्रिज, ब्रिज के हिसाब से देखें तो कंडीशन के ब्रिज पे आप कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वारंटी के ब्रिज पे आप कंडीशन कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, फिर इसके अलावा हम अगर ट्रीटमेंट पे जाते हैं, तो ट्रीटमेंट देखें ये है कि बाद औकात हम कंडीशन के ब्रिज को हम बोले नहीं यार, हम वारंटी क्लेम कर रहे हैं, वारंटी का ब्रिज कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वारंटी के ब्रिज को हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कंडीशन का ब्रिज है और इस पे हम उसको ट्रीट कर लें। वो सिचुएशन हमने देखी थी जहां पे हमने बात करी थी कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे कंडीशन के ब्रिज को भी जहां पे कंडीशन के ब्रिज को भी वारंटी का ब्रिज कंसीडर हम कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमने करी थी वॉलंटरी वेवर बाय बायर, के बायर खुद से अपनी मर्जी से वेव कर दे। कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बात करी कि मैंने पाक फैन का ऑर्डर किया, लेकिन मुझे मिल्लत फैन उसने दे दिया। मैंने देखा कि यार मिल्लत फैन की भी मार्केट अच्छी है, मेरे पास कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा, हमारे पुराने रिलेशन भी हैं, लेकिन तुम मुझे जो भी डिफरेंस प्राइस का है वो सब पे कर दो, और या डैमेज है तो डैमेज दे दो, लेकिन मैं इसको वेव, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट को कैरी कर रहा हूं। तो ये बेसिकली मैंने क्या करा था, एक वॉलंटरी वेवर करा था बायर की तरफ से, कि मैंने वॉलंटरी कुछ चीजें छोड़ दी थी। दूसरा था एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर। अगर आप गुड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑलरेडी, जैसे कि इसमें था वेयर द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली ही कम्स टू नो ऑफ द ब्रीच ऑफ कंडीशन, ही कैन नॉट रिजेक्ट देम बट कैन ओनली मेंटेन एन एक्शन फॉर डैमेजेस। कि अगर वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है और सब्सिक्वेंटली उसको पता चलता है कि नहीं जी कंडीशन का ब्रीच हो गया, ठीक है, तो फिर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं करेगा, वो उसको एज अ वारंटी लेगा और फिर वो एज अ डैमेज क्लेम करेगा। अच्छा, फिर दूसरा है अगर पार्ट ऑफ द गुड्स को एक्सेप्ट किया जाए। देखिए, पार्ट ऑफ द गुड्स की जब भी बात होगी, हमेशा हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था कि इंडिविजिबल था। अगर डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था तो ठीक है, जितना पार्ट आपने एक्सेप्ट किया किया, जितना नहीं किया वो आपने वापस उसको कर दिया। लेकिन अगर इंडिविजिबल था तो उसमें अगर आप पार्ट एक्सेप्टेंस कर लेते तो इसका मतलब है आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर एक्सेप्टेंस के मायने हमने देखा था कि लॉ में एक्सेप्टेंस के मायने क्या होते हैं। लॉ एक्सेप्टेंस को ऐसे नहीं देखता कि आपने सिर्फ गुड्स की डिलीवरी ले ली तो उसको एक्सेप्टेंस कर लेता है, नहीं। लॉ कहता है एक्सेप्टेंस क्या क्या चीजें होंगी, when he intimates to the seller that he has accepted them, कि आप जब बायर सेलर को इंटीमेट करेगा कि हाँ यार मैंने तुम्हारी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, या वो कोई ऐसा एक्ट कर दे जिससे लगे कि उसकी एक्सेप्टेंस हो गई। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने मिल्लत फैन आपने मुझे डिलीवर करे, मैंने आगे सेल आउट करना शुरू कर दिया, मैंने आगे सेल आउट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है मैंने एक ऐसा कंडक्ट करा, ऐसी चीज करी जिससे वाकई में लगा कि हाँ यार ये गुड्स मैंने एक्सेप्ट कर ली। तीसरी बात, मैं एक रीजनेबल टाइम से ज्यादा उन गुड्स को अपने पास रखा रहा, और मैंने आपको बताया भी नहीं कि यार मैं आपकी गुड्स को रिजेक्ट कर रहा हूं, और मैं रीजनेबल टाइम से ज्यादा उन गुड्स को अपने पास रखा रहा, और ऐसी सूरत हाल में भी फिर मेरे पास क्या हुआ, वो गुड्स ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गई। अच्छा, रिजेक्शन के हवाले से सिर्फ सेलर को नोटिस देना काफी होता है कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जरूरी नहीं आप उसे रिटर्न भी करें, आपने नोटिस दे दिया, रिजेक्शन काफी है। तो इस तीनों चीजों को लॉ ने कहा कि जनाब ये एक्सेप्टेंस है, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा था एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज। देखें एक्सप्रेस तो हमने कहा था कि भाई एक्सप्रेस तो वो है जो कि रिटर्न में ओरली या एक्सप्रेसली डिसाइड होती है, हम कहते हैं एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लॉ कहता है कि ये इम्प्लाइड कंडीशंस है, इम्प्लाइड वारंटीज है, जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट में लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, वो अलग बात है कि लॉ ने आपको यहाँ पे ये रिलीफ दिया हुआ है कि आप चाहें तो एक्सप्रेस कंडीशन के जरिए इस इम्प्लाइड कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे साइलेंट रहते हैं इन इम्प्लाइड कंडीशंस के हवाले से, तो फिर लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये कंडीशंस या ये वारंटीज हर कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होगी। तो इसीलिए हम एक्सप्रेस नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट इम्प्लाइड पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस तो लॉ ने आपको छूट दे दी कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर यहाँ पे हम आते हैं इम्प्लाइड कंडीशन की तरफ, हम आ जाते हैं। अच्छा, यहां से एक मिनट, अभी कोई क्वेश्चन भी आया हुआ है। अच्छा, ये अर्नेस्ट मनी का इन्होंने आंसर दिया, इसको थोड़ा देखते हैं, हम जरा उस पर पहुंच जाएं, फिर हम देखते हैं। देखिए, पहली इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है? कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल के महीने क्या होते हैं कि जो भी आपका टाइटल ऑनरशिप है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी गुड्स को सेल आउट करेंगे, आपका टाइटल ऑफ ऑनरशिप डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब या तो आप ऑनर हो या आप ऑनर के एजेंट हो। ये भी हमने बात पढ़ी हुई थी, लेकिन यहीं से मैं क्लास को इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि एक तो वॉइस इशू आ रहे थे, फिर कल का एक गैप भी आ गया। ठीक है, तो या तो आप ऑनर हो या ऑनर के एजेंट हो, तो ही आप गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई तरीका है तो आपका टाइटल डिफेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने पड़ोसी की बाइक उठा के सेल नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, ये डिफेक्टिव टाइटल होगा। कल को अगर वो रिकवर कर लेता है बंदा, पड़ोसी जाके आपके बायर से जिसको आपने बेची थी, तो फिर आज जाके क्या होगा, वो आप पे सूट वगैरह फाइल करेगा। सी, तो पहली कंडीशन तो ये कि जब भी आप किसी को कोई गुड सेल आउट करेंगे, आपका टाइटल डिफेक्टिव ना हो। फिर टाइटल डिफेक्टिव होने से हरगिज मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप उस चीज के ऑनर हो। ठीक है, आप उस चीज के ऑनर हो, इसमें और भी चीजें जैसे कि प्रोडक्ट आपकी है, सब कुछ आपका है, लेकिन हमने बात करी कि आप नाइकी का लेबल लगा के उसके ऊपर सेल कर रहे हैं। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना होता है कि जनाब, अगर आप कोई टी शर्ट बना रहे हैं तो आप किसी दूसरे का ब्रांड नेम उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो भी डिफेक्टिव टाइटल में आएगा कि आपने चोरी, फ्रॉड किया है अगले के साथ। ठीक है, तो इन चीजों का भी हमने उसमें ध्यान रखना होता है। हाँ, इंप्लाइड कंडीशन को बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं एक्सप्रेस कंडीशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा है कि टाइटल डिफेक्टिव ना हो, किसी और का ब्रांड नेम आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा मार्केट में हमारे पास फर्स्ट कॉपीज भी मिल रही होती हैं। फर्स्ट कॉपी के अलावा ऐसी ऐसी जगहों पे नाइकी मिल रही होती है जहाँ के दूर दराज इलाके तक भी नाइकी कोई नहीं पहनता होगा। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट में खराब क्वालिटी होगी, उसके ऊपर भी नाइकी लिखा होगा। नॉर्मली कैप में बहुत ज्यादा लिखा हुआ होता है। ठीक है, हालांकि आपको भी पता है वो ओरिजिनल ये है। हुआ हुआ क्या है, आप लोगों ने एक्सप्रेसली उसको चेंज किया हुआ है। आपको पता है ये 2 नंबर चीज है, लेकिन आप फिर भी एक्सप्रेसली उसको खरीद रहे हैं। इसका मतलब है आपने एक इंप्लाइड कंडीशन को अपनी एक्सप्रेस कंडीशन के तहत चेंज किया हुआ है। नॉर्मल लाइफ में हम कर रहे होते हैं ये काम। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा है कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। देखिए, कोई भी चीज अगर डिस्क्रिप्शन के तहत सेल आउट हो रही है, कोई भी चीज अगर डिस्क्रिप्शन के तहत आप सेल आउट करते हैं, तो जरूरी है कि वो डिस्क्रिप्शन से मैच करे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कार का एड लगाते हैं OLX पे, और उसमें कलर वगैरह सारी चीजें लिखते हैं, मॉडल लिखते हैं 2010। ठीक है, अब जब वो कार सेल आउट हो रही है, तो अब इंप्लाइड क्या है कंडीशन की, जो भी डिस्क्रिप्शन आपने दी थी, आपने उसमें लिखा था भाई बम्पर टू बम्पर जेन्युइन भी है, आपने लिखा था 2010 का मॉडल भी है, फर्स्ट ऑनर भी है, तो लॉ कहता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन आपने दी थी जिसके तहत ये सेल आउट हो रही है, प्रोडक्ट का इस डिस्क्रिप्शन से मैच होना कंपलसरी है। अगर इंस्पेक्शन के दौरान पता चलता है, ये बात डिस्कवर होती है कि जी ये 2010 का मॉडल नहीं है, ये तो 2008 का मॉडल है, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। क्योंकि हमने यही बोला ना कि कंडीशन के ब्रिज पे कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो जाता है। और ये एक कंडीशन है कि जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट अगर डिस्क्रिप्शन के तहत सेल आउट कर रहे हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे वो उसमें होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर।
अगर वो डिस्क्रिप्शन नहीं होती तो इसका मतलब है आपने कंडीशन का वायलेशन किया है और आपका कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें चले वो हम आगे पढ़ लेंगे, एक चीज बड़े काम की है। अब है तीसरा, कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल, कि जब भी आप कोई चीज सेल करेंगे सैंपल के थ्रू। अब देखिए जब सैंपल की बात होती है ना, तो सैंपल की बात नॉर्मली तभी होती है जब आपको बल्क परचेस करना हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बैग ऑफ शुगर परचेस करना है तो अगला आपको एक बैग तो सैंपल देगा नहीं। सैंपल दिया कब जाता है? दिया तभी जाता है जब आपको कोई भी चीज बल्क में परचेस करनी होती है, जब भी तो आप सैंपल लेते हैं। नॉर्मली कंपनीज में तो ऐसी परचेजिंग होती है क्योंकि उनकी बल्क क्वांटिटी में परचेज होती है, तो इसी वजह से उनके पास पहले सैंपल आता है, परचेज डिपार्टमेंट उसको, क्वालिटी डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एनालाइज कर लेता है, फिर उसके बाद वो उस पर एक बल्क क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। तो जब भी अगर कोई प्रोडक्ट सैंपल के थ्रू सेल आउट हो रही है तो जरूरी है कि सैंपल जो है उस बल्क क्वांटिटी से मैच करे। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन है, सैंपल किस तरह से मैच करना चाहिए ये देखें। सैंपल मैच करना तो जरूरी है, लेकिन किन तरह से मैच करना चाहिए ये भी देख लें जरा। पहला, दैट द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, कि पहली बात क्या कह रहे हैं कि बल्क जो हो वो करस्पॉन्ड करता हो आपका क्वालिटी से। ठीक है, कि जो भी सैंपल क्वालिटी थी सेम क्वालिटी बल्क की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सैंपल ए क्वालिटी का था और जो आपने बल्क ऑर्डर किया वो बी क्वालिटी निकला। ठीक है, ऐसी चीज ना हो कि बी कैटेगरी निकले। जो सैंपल क्वालिटी थी आपके बल्क की भी सेम वही क्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद सैंपल। अच्छा ये भी जरूरी है कि बायर को आपने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देखनी है, एक रीजनेबल टाइम देना है कि वो बल्क को सैंपल से कंपेयर भी कर सके। ऐसा नहीं है कि आप सैंपल दिया था, बल्क दिया था, आप उसको टाइम नहीं दे रहे कंपैरिजन का, आप बोले नहीं भाई इसको एक्सेप्ट करो, बात खत्म। नहीं, बायर के पास हमेशा एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि वो बल्क से सैंपल को कंपेयर कर सके। ठीक है, तीसरी बात, अच्छा तीसरी बात एक और याद रखिए, दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल which would not be apparent on reasonable examination of the sample. In other words, there should not be any latent defect in the goods. If the defect is patent one that is easily discovered by the exercise of ordinary care and the buyer takes delivery after inspection, there is no breach of implied condition and the buyer has no remedy. अब एक और बात याद रखिएगा कि देखिए बायर को ऊपर वाले पॉइंट में क्या मिल रही है, कंपेयर करने की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब इंस्पेक्शन का टाइम पूरा लॉ उसे दे रहा है। जब लॉ उसे इंस्पेक्शन का टाइम कंप्लीट दे रहा है, जब लॉ उसे कंप्लीट इंस्पेक्शन का टाइम दे रहा है तो सीन क्या है कि अब अगर उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट आ रहा है जो कि बायर को देख के पता चल रहा था, एक नॉर्मल एग्जामिनेशन से पता चल रहा था, ठीक है, कि सामने की चीज थी, बायर ने नहीं देखी, तो अब ये बायर की गलती है, बायर के पास कोई रेमेडी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे। नहीं, कोई रेमेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि वजह यही है कि ये बिल्कुल एक सामने की चीज थी, ये उसका काम है कि वो इसको देखे। क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट्स आपने सैंपल के कंपैरिजन के वक्त देखने, क्योंकि देखिए जब लॉ आपको इंस्पेक्शन का टाइम देता है ना, तो आपने पहले भी ये बात पढ़ी है कि देखिए इंस्पेक्शन जब हो रहा है तो फिर हमने पहले भी पढ़ा था, एक चीज अगर नॉर्मल इंटेलिजेंस से पता चल रही है, लॉ आपको इंस्पेक्शन का टाइम नहीं दे रहा है, सामने की चीज है आपको नहीं दिख रही, तो फिर ये आपकी गलती है, इसमें सेलर की कोई गलती नहीं है, तो सेलर को आप कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं कर सकते। फिर बात करेंगे हम चौथी, कि अगर कोई चीज सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के साथ सेल आउट हो रही है, कि आपने उस प्रोडक्ट की पहले एक डिस्क्रिप्शन दी, फिर आपने उसका एक सैंपल भी दिया, तो अब जो भी आप बल्क भेजेंगे या जो भी चीज सेल आउट करेंगे उसका इन दोनों से मैच होना जरूरी है। अगर वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से मैच होती है, सैंपल से मैच नहीं होती, या सिर्फ सैंपल से मैच होती है, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होती, तो सीधी सी बात है बायर उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। जरूरी है
कि अगर आप एक प्रोडक्ट की पहले डिस्क्रिप्शन भेजते हैं, बायर आपसे बोलता है अच्छा इसका एक सैंपल भी दिखाओ। नॉर्मली डीलिंग कैसे होगी, आप जाएंगे अपनी प्रोडक्ट की पहले डिस्क्रिप्शन बताएंगे, इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, उसकी 10 क्वालिटीज गिनवा देंगे, ठीक है। उसके बाद बायर आपको बोलेगा ठीक है सैंपल दिखाओ। अच्छा, जो आपने सैंपल दिखाया वो डिस्क्रिप्शन से मैच था। तो अब जब आप चीज सेल आउट करेंगे तो उसका इन दोनों से मैच होना जरूरी है, कि वो सैंपल से तो मैच होगी होगी, उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन से भी मैच होना जरूरी है। अगर वो दोनों में से किसी एक चीज से भी मैच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है बायर, गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, पांचवे पे आ जाए, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। फिटनेस के महीने होंगे कि जिस पर्पस के तहत आप वो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो उस पर्पस पे पूरा उतरे। जिस पर्पस के तहत आप गुड्स परचेज कर रहे हैं वो उस पर्पस पे पूरा उतरे, ये होते हैं फिटनेस के महीने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक रेगुलेटर परचेज कर रहे हैं फैन का, तो उसका पर्पस क्या हुआ, उसका पर्पस ये है कि वो फैन को रेगुलेट कर सके। अगर वो फैन को ही रेगुलेट नहीं कर रहा तो आपके काम का है ही नहीं, क्योंकि आपका पर्पस क्या था कि फैन की स्पीड को रेगुलेट किया जा सके। जब वो रेगुलेट नहीं कर रहा तो आपके काम का नहीं। तो ये बेसिकली होती है फिटनेस, कि आप किसी चीज का पर्पस बताएं और वो चीज उस पर्पस पे पूरा उतरे, इसको हम कहते हैं फिटनेस और क्वालिटी। थोड़ा सा तेज मैं इस जगह से इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि इंटरनेट वगैरह तो मेरा सही चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से ये मैं रिपीट करा रहा हूं, तो थोड़ा सा इस वजह से स्पीड से जा रहा हूं। अच्छा जी, तो हमने बात कर ली कि फिटनेस क्या होती है। देखिए, पहली बात तो क्वालिटी या फिटनेस को लेके लॉ ने कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं रखी। ये इंप्लाइड कंडीशन हमेशा कब वजूद में आएगी, जब ये तीन नीचे की कंडीशंस जो है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सेटिस्फाइड हो रहे हो। अगर ये तीन पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे होंगे तो ही ये इंप्लाइड कंडीशन वजूद में आती है। अदरवाइज लॉ ने क्वालिटी और फिटनेस को लेके कोई कंडीशन नहीं रखी, ठीक है। लेकिन ये तीन चीजें अगर फुलफिल हो जाए तो फिर लॉ कहता है कि नहीं, अब जो है फिटनेस और क्वालिटी की कंडीशन वजूद में आ गई है, जिसका पूरा होना जरूरी है, एक इंप्लाइड। क्या क्या है? पहली, द बायर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली should make known to the seller the particular purpose for which the goods acquired। कि बायर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली किसी भी तरह से सेलर को अपना पर्पस बताए। जैसे कि ये अक्सर मेरे साथ बहुत होता है कि कभी अगर मैं घर में कोई होम चोर्स इस तरह का काम करने लगता हूं तो हमेशा शॉपकीपर को जाके अपना पर्पस जरूर बताता हूं कि यार मुझे इस काम के लिए ये चीज चाहिए, ठीक है, तो वो फिर उस हिसाब से दे देता है। तो ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। तो पहली बात कि बायर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपना पर्पस बता दे कि भाई मैं इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ये चीज ले रहा हूं, ठीक है, कि मैं इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ले रहा हूं। दूसरी बात, द बायर शैल रिलाई ऑन द सेलर स्किल्स और जजमेंट। कि बायर ने पर्पस तो बताया, पर्पस के बाद उसने रिलाई भी करना है सेलर की स्किल और जजमेंट के ऊपर। भाई उसने रिलाई करना है, ऐसा नहीं है कि पर्पस बताया, अब सेलर जो मशवरा दे रहा है उस पर वो रिलाई नहीं कर रहा, वो अपनी भी चला रहा है। नहीं, जब आपने पर्पस बता दिया तो आपने रिलाई भी करना है। देखिए, इम्प्लाइडली कैसे बताएगा? इम्प्लाइडली किसी भी एक्शन से बता सकता, कोई भी ऐसा कंडक्ट कर सकता है, वो कोई भी वजह हो सकती है ना जिसके तहत वो बता सकता है। एक्सप्रेसली तो है, इम्प्लाइडली मतलब लॉ ने इम्प्लाइडली इसलिए कह दिया कि कोई ऐसे हिंट वो दे दे जिससे सेलर को पर्पस पता चल रहा हो, तो इसलिए लॉ ने इम्प्लाइडली को यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। नॉर्मली ये काम एक्सप्रेसली होता है, इम्प्लाइडली नहीं होता इतना ज्यादा, लेकिन लॉ ने इसलिए इम्प्लाइडली रखा कि हो सकता है सेलर को कोई हिंट मिल जाए कि इसको किस काम के लिए चाहिए। दूसरी बात हो गई कि बायर ने उसकी स्किल्स के ऊपर रिलाय भी करना है, कि जो भी वो स्किल्स बताए, बायर सॉरी जो भी वो पर्पस बताया है, अब उस पे सेलर जो उसको अपना मशवरे से चीज दे रहा है
उसमें बायर को पूरा पूरा रिलाय करना है, अपनी नहीं चलानी। तीसरी बात, द गुड्स सोल्ड मस्ट बी ऑफ अ डिस्क्रिप्शन with the seller deals in the ordinary course of his business whether he be the manufacturer or not। कि जो भी गुड्स सेल आउट हो रही है, जो भी गुड्स सेल आउट हो रही है, सेलर का उस गुड्स में डील करना जरूरी है, भले वो मैन्युफैक्चरर हो या मर्चेंडाइजर हो। दो तरह के बिजनेस होते हैं ना, लेकिन उस बिजनेस में उसका डील करना जरूरी है कि उस गुड्स में वो डील करता हो। ऐसा ना हो कि वो गुड्स उसके पास ना हो, आपको खास तौर पे मंगा के दे रहा हो, नहीं, वो उसमें डील करता हो, उसकी रूटीन प्रोडक्ट हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर फिटनेस और क्वालिटी की चीज आ जाती है। लेकिन अब अगर इसमें एक और बात याद रखें, अब ये तीनों बातें पूरी हुई, सेलर ने आपको प्रोडक्ट दिया, हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके पर्पस पे पूरा ना उतरे, लेकिन वो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट आपको पता है एक से ज्यादा चीजों में भी यूज हो जाती है, बाकी चीजों में वो फिट हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए आप सेलर के पास गए, आपने कहा यार मुझे एक लोहे की शीट है, उसके अंदर होल करना है, तो मुझे इस तरह की ड्रिल मशीन चाहिए कि लोहे की शीट में जो होल कर दे। आपने अपना पर्पस उसको बता दिया। बायर ने क्या करा, सेलर ने क्या करा, आपको एक ड्रिल मशीन निकाल के दे दी, ठीक है भाई ये होल कर देती है। दूसरा, वो उसमें नॉर्मली डील भी करता था, तो तीनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, तो फिटनेस और क्वालिटी पे तो अब आप हो गए। अब जब आप लेके गए तो देखें, आपने जब अपने जिस जगह आपने होल करना था उस जगह वो होल नहीं कर रही, क्योंकि वो इतना मोटा लोहा था कि उसके अंदर वो शीट इतनी मोटी थी कि वो होल नहीं कर रही। लेकिन उसके अलावा अगर किसी लोहे की शीट पे आप होल करते हैं तो वो वहां हो रहा है, क्योंकि उसकी गेज की चादर हल्की है, तो वहां पे हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है अब ये प्रोडक्ट बिल्कुल फिट है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल फिट हो रही है, क्योंकि इसके देखें आगे यही लिखा है, द पर्पस मस्ट बी मेड नोन एक्सप्रेसली इफ द गुड्स टू बी सप्लाइड कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस, otherwise the as otherwise the condition as to fitness otherwise the condition as to fitness will not be implied and the buyer will have no right to reject the goods merely because they are unfit for the specific purpose he had in mind। ठीक है, अब बाकी जगहों पे होल हो रहा है, आपकी वाली चादर पे नहीं हो रहा, तो यहां पे आप गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको जाके क्या बोला था कि मुझे लोहे की शीट में होल करना है। अब यहाँ पे सेवरल पर्पस है ना, लोहे की शीट देखिए किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। या फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं जी मैंने होल करना था, आप ड्रिल मशीन दे दें, अब उसने आपको ड्रिल मशीन दी, वो आप ड्रिल मशीन तो देखें दीवार में भी होल करती है, लकड़ी में भी करती है, लोहे में भी कर देती है, स्टील में भी कर देती है, मुख्तलिफ चीजें होती है ना। लेकिन आपके माइंड में था कि मैंने इसको अपनी जो मोटी एक चादर है लोहे की उसके अंदर होल करना है। अगर आपने उस चादर में करना था तो आपने उसको ये बात बतानी चाहिए थी कि भाई मेरी शीट बहुत ज्यादा मोटी है, उसी में इसको होल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, लेकिन आपके माइंड में वो शीट थी और आप जाके उसको नहीं बता रहे कि मेरा स्पेसिफिक पर्पस ये है, तो फिर आप इन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए वो सेवरल पर्पसेस में यूज हो रही है और वो सब पे फिट है, वो सब पे फिट आ रही है, ठीक है। तो जब भी अगर एक गुड सेवरल पर्पसेस के लिए यूज होती है, तो आपके माइंड में उस गुड्स को लेके जो पर्पस होगा, आप वो पर्पस क्लियरली एक्सप्रेसली उसे बताएंगे। अगर आप उसे एक्सप्रेसली नहीं बताते तो फिर बाकी जगहों पे वो फिट हो रही है, आपके काम में फिट नहीं हो रही, तो इसमें आपकी गलती है, इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको ड्रिल मशीन की एग्जांपल दी कि अगर आपकी शीट मोटी थी तो आपको शीट का साइज उसको बता देना चाहिए था, क्योंकि देखिए आपने उसको जाके कहा मुझे तो ड्रिल मशीन चाहिए, अब ड्रिल मशीन चाहिए, तो अगले के माइंड में आया कि हाँ ठीक है इसको होल करने होंगे। किसी को क्या पता कि आप अपने दादा के दौर की इतनी मोटी लोहे की शीट पकड़े में उसके अंदर आपने उसको होल करना है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है हमने। अब ये सारी जो बातें लिखी हुई है उसी से लिंक लिखी हुई है, जो मैंने एग्जाम्पल लिखी थी दी थी, ये सारी उसी से। इसको हम जरा देख लेते हैं, सेल अंडर पेटेंट और ट्रेड नेम। देखें प्रोविजन
to section 16 subsection 1 lays down that in the case of a contract for sale of a specified article under its pattern or purpose, it is so because in such a case the buyer is not relying on the skill and judgment of the seller but relies on the goods reputation that the goods came to acquire and buys them on a strength of that reputation. The seller duty is to supply the goods and of same trade name as demanded by the buyer, whether they are fit of any particular purpose or not, is not his concern. अब लॉ कहता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अपनी रेप्यूटेशन की वजह से सिर्फ परचेज करते हैं कि सेलर को आपने पर्पस बता दिया, ठीक है, जो भी बात है, लेकिन आप सिर्फ प्रोडक्ट रेप्यूटेशन पे जा रहे हैं कि आप ब्रांड नेम पे जा रहे हैं कि भाई ये ब्रांड मुझे चाहिए, तो अब सेलर का काम सिर्फ आपको वो ब्रांड प्रोवाइड करना है, बाकी सेलर की फिटनेस और क्वालिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने सेलर के स्किल पे रिलाई नहीं करा, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रेप्यूटेशन पे रिलाई करा है। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रेप्यूटेशन पे रिलाई करा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक रूम साइज बताया अपना, आप एसी खरीदने गए, आपने एक रूम साइज बताया और सेलर ने कहा कि इस रूम साइज में जनाब आप ये वाला एसी लगाएं, इसका थ्रो ज्यादा अच्छा है, कंपनी बता रहा है, लेकिन आप बोल रहे नहीं जी मुझे तो ग्री का लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली सेलर स्किल्स पे रिलाई नहीं कर रहे, आप किस पे रिलाई कर रहे थे, प्रोडक्ट रेप्यूटेशन पे। तो सेलर का काम सिर्फ आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, फिर उसका ताल्लुक गुड्स के फिट या अनफिट होने से नहीं है, ठीक है। तो जब भी अगर कोई चीज अपने ट्रेड नेम या पैटेंट के ऊपर बिके, अपनी प्रोडक्ट रेप्यूटेशन के ऊपर बिकती है, तो सेलर का काम सिर्फ उसको प्रोवाइड करना होता है कि जब बायर ने डिमांड करी तो उसको वो बेच दे, उसका काम फिर फिटनेस और क्वालिटी से हट जाता है। क्योंकि हमने पहले ये बात पढ़ ली कि देखें जब भी कोई प्रोडक्ट आप बायर खरीदे और वो सेलर की स्किल्स पे रिलाई करे तो बात है, अगर वो सेलर की स्किल पे ही रिलाई नहीं कर रहा तो फिर हम कहते हैं कि भाई अब ये प्रोडक्ट रेप्यूटेशन पे जा रहा है बंदा, और जब प्रोडक्ट रेप्यूटेशन पे आप जा रहे हैं तो फिर सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, ठीक है, this condition is implied only where the sale is by description। देखें ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, सिर्फ जब डिस्क्रिप्शन के थ्रू सेल होगी। We have already seen that there is an implied condition in such cases as per section 15 that the goods should correspond with the description. This subsection lays down another implied condition in such cases, that is that of a goods should be of merchantable quality, but for making this condition applicable, not only that the sale must be by description, but the following condition must also be satisfied। देखिए ये बेसिकली आपने जो डिस्क्रिप्शन की सेल के लिए कंडीशन पढ़ी थी, ये तरक्कीगत उसी के एक्सटेंशन हो रही है कि वो कह रहे हैं कि पहली बात तो ये अप्लाई कब होगी, जब हमेशा गुड्स सिर्फ डिस्क्रिप्शन के थ्रू सेल होगी, तो इस कंडीशन का भी पूरा होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब ये होता है जो उसका कमर्शियल पर्पस होता है ना, वो उस पर पूरा उतर रही हो, जो उसका यूज का सेंस है वो उस पर पूरी उतर रही है। But for making this condition applicable, not only that the sale must be by description, but the following conditions must also be satisfied। कि अगर डिस्क्रिप्शन के थ्रू बिके तो ना सिर्फ उनका डिस्क्रिप्शन के ऊपर पूरा होना जरूरी है, बल्कि ये जो दो कंडीशन नीचे दिए इनके ऊपर भी पूरा होना जरूरी है। पहली क्या है, the seller should be a dealer in goods of that description whether to be the manufacturer or not। कि जो भी डीलर डिस्क्रिप्शंस थी, सेलर को उसका डीलर भी होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का डीलर होना चाहिए उससे। दूसरी, द बायर मस्ट नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स और देयर मस्ट बी सम लेटेंट डिफेक्ट इन द गुड व्हिच वुड नॉट बी अपैरेंट और रीजनेबल एग्जामिनेशन इन द सेम। कह रहे कि डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमने बात करी कि अगर कोई प्रोडक्ट बिकती है तो हमने कहा कि उसका डिस्क्रिप्शन से मैच होना जरूरी है, लेकिन आगे लॉ हमें कहता है कि ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन से मैच होना जरूरी है, ये वाली कंडीशन भी वजूद में आ जाएगी अगर नीचे वाली दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो, ठीक है। ये ऑलवेज नहीं होगी, ये वजूद में कब आएगी, जब ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही हो। पहली कि सेलर उस प्रोडक्ट में डील करता हो, दूसरी कि बायर के पास आपने इंस्पेक्शन का टाइम ना दिया, और दूसरा उस प्रोडक्ट में कोई ऐसा डिफेक्ट हो जो नॉर्मल एग्जामिनेशन से बाहर ना आ सका।
डीलर मतलब उसका सेलर हो ना, नॉर्मल रूटीन में उसका सेलर हो, नॉर्मल प्रोडक्ट हो उसकी, ठीक है। तो लॉ कहता है कि जब आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू सेल आउट करते हैं तो पहली कंडीशन तो यही है कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन से मैच होना जरूरी है। लेकिन ये छठी वाली कंडीशन भी वजूद में आ जाती है अगर ये दो पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हो। कौन कौन से? कि पहली बात तो सेलर जो हो वो उस प्रोडक्ट में डील करता हो, दूसरी बात कि बायर के वहां इंस्पेक्शन का टाइम ना हो, या ठीक है इंस्पेक्शन का टाइम मिला था लेकिन वो उसके अंदर कोई ऐसा लेटेंट डिफेक्ट था जो नॉर्मल एग्जामिनेशन से बाहर नहीं आ सकता जब तक कि वो प्रोडक्ट यूज ना हो, ठीक है, तब तक वो डिफेक्ट बाहर नहीं आ सकता। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो फिर ये वाली कंडीशंस पे पूरा उतरना जरूरी है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? अच्छा, आगे चलते हैं इसी पे। If the buyer had an opportunity of making the examination but he avoids to examine or if he examine the good, there is no implied condition। ये वही बात लिखी हुई है कि अगर बायर के पास अपॉर्चुनिटी मिल गई एग्जामिनेशन की और एग्जामिनेशन करने के बाद कोई नॉर्मल डिफेक्ट था या वो नहीं कर पाया तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ठीक है। ये नॉर्मल वही बात लिखी हुई है। मर्चेंटेबल क्वालिटी के मायने मैंने आपको बता दिए कि जो उसका कमर्शियल सेंस है, जो उसका यूज है, वो उस पर पूरा उतरे, जो नॉर्मल उस प्रोडक्ट का यूज होता है। अच्छा जी, कंडीशन एज टू होलसमनेस। दिस कंडीशन इज implied ओनली इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ eatables एंड प्रोविजंस, ठीक है। In such cases the goods supplied must not only answer to description and be merchantable but also must be wholesome। होलसमनेस कहते हैं बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप सेल आउट करते हैं ये सिर्फ खाने वाली चीजों पे अप्लाई होगी जिनको खाया जाता है, जिनकी कंजम्पशन आप करेंगे तो ये सिर्फ उन पे अप्लाई होती है। तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल आउट करते हैं जरूरी है कि वो अफजाने सेहत के उसूलों के मुताबिक हो, वो कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको बीमार वगैरह कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट में डील करता हूं तो देखें अगर मैं ऑल पर सेल आउट कर रहा हूं और मैं आपको एक्सपायर आइटम दे रहा हूं तो अब इसके मायने है कि वो एक्सपायर हो गया, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे जरूरी है कि वो एक्सपायरी के अंदर अंदर ही हो, वो एक्सपायर्ड ना हुई हो, ठीक है। अभी तक वो एक्सपायर ना हुई हो, जरूरी है कि वो बेनिफिशियल फॉर हेल्थ हो, वो कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आप बीमार पड़ जाएं या आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। जरूरी नहीं है बीमार पड़े, हो सकता है आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, तो ऐसी आप कोई भी चीज सेल आउट नहीं कर सकते। तो होलसमनेस के मायने यही होते हैं, बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, कि जो भी चीज, ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन हो गई है कि अगर कोई खाने पीने की चीज आप खरीद रहे हैं तो जरूरी है कि वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो, ये इम्प्लाइड कंडीशन। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो ठीक है आप खाना खाएंगे, जरूरी है कि उस खाने से आप बीमार ना पड़े, उसने उसमें सही प्रोडक्ट यूज करी हुई हो। फिर आपके पास है इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड कंडीशन आपका एंड हो जाता है, हम चलते हैं इम्प्लाइड वारंटीज की तरफ, ठीक है। क्या आपकी इम्प्लाइड वारंटीज क्या क्या होती है? अच्छा जी, वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन। पहली वारंटी इंप्लाइड आपके पास क्या हो गई? एक मिनट, ये वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन। In every contract of sale, the first implied warranty on the part of seller is that the buyer shall have and enjoy quit possession of the goods। सर सिगरेट जो सेल करते हैं वो बेनिफिशियल फॉर हेल्थ नहीं होती, इसीलिए तो उसमें मैसेज होता है, उसमें मैसेज होता है भाई। वो मैसेज क्यों लिखते हैं? तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है,
वो मैसेज इसीलिए लिखा हुआ होता है, ठीक है। पहले आपस की बात है, कभी कभी डॉक्टर भी सिगरेट रिकमेंड करते हैं जब आपको पेट वगैरह की बीमारी हो, लेकिन डॉक्टर नॉर्मली दिन में 2 सिगरेट्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है। वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन in every contract of sale, the first implied warranty on the part of the seller is that the buyer shall have and enjoy quit possession of the goods. If the quit possession of the buyer is any way disturbed by a person having a superior right than that of the seller, the buyer can claim damages from the seller. Since disturbance of quit possession is likely to arise only where the seller's title to goods is defective, this warranty may be regarded as extension of implied condition of title provided by for section 14 subsection A. In fact, the two clauses of section 14 A and B are overlapping, and it is not easy to see what additional right this warranty confers on the buyer over and above those conferred by implied condition as to title contained in section 48. ठीक है, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता होता है जैसे कि आपके पास हमने देखा था कि इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल था, तो हमने कहा कि भाई टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि टाइटल आपका डिफेक्टिव ना होना चाहिए। इसी तरह है कि आपको एक पोजीशन एंजॉय करना है अपनी प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर आपका सेलर के पास, देखिए सेलर है ऑनर, उसके पास सुपीरियर राइट है सबसे ज्यादा कि वो प्रोडक्ट सेल कर सके। अगर किसी और के पास उससे ज्यादा सुपीरियर राइट है तो इसका मतलब ये कि सेलर रियल ऑनर नहीं था, कोई ना कोई मसला था, सेलर रियल ऑनर नहीं था, ठीक है। अब देखें बेसिकली हुआ क्या, डिफेक्टिव टाइटल में हमने बात करी थी कि डिफेक्टिव टाइटल में क्या हो रहा है कि बायर जो है, कंडीशन की जब हमने बात करी थी तो हमने वहां पे एक बात करी थी कि बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा और प्राइस वगैरह रिकवर कर लेगा। इसको देने का मकसद क्या है कि देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक बाइक ली सेलर से, मैंने एक बाइक ली और मैंने उस पर कुछ पैसे भी लगा दिए। देखिए मैंने अगर बाइक ली और उसका टाइटल डिफेक्टिव निकला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा, मुझे बाइक की प्राइस मिल गई, ठीक है। ये देने का मकसद क्या है कि हमने उसको थोड़ा सा राइट को और बढ़ा दिया। किस तरह बढ़ाया, हमने बाइक ली, बाइक के ऊपर मैंने कुछ पैसे लगा के उसको सही कराया, मैंने उसको पैसे लगा के सही कराया, 1-2 महीने चलाया, पता चला जी वो बाइक तो किसी और की निकली, जिस सेलर ने मुझे बेची थी वो तो उसकी थी नहीं, वो तो किसी और की निकली। उन साहब ने मुझे डिस्टर्ब किया और वो बाइक लेके चले गए। अब मैं सेलर से ना सिर्फ बाइक के पैसे लूंगा बल्कि जो मैंने उस पर कुछ पैसे लगाए थे उसको सही कराने के लिए वो पैसे भी रिकवर करूंगा, ठीक है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता कि हम इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन में डिफरेंशिएट कर लें, लेकिन बात ये कि दोनों सूरत हाल में उस कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन ये हुआ कि इससे फायदा ये हुआ कि जो बाइक पे एक्स्ट्रा पैसे लगे थे वो भी हमने रिकवर कर लिए। ठीक है, देखिए लॉ ने बेसिकली ये हमें दिया है वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इम्प्लाइड कंडीशन होता है, दोनों में वॉइडेबल। देखिए वॉइडेबल तो हमेशा ही है ना कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमने बात करी ना। देखिए बेसिकली वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन क्या है, एक तरह से इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो रहा है टाइटल का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही आ रहा है, दोनों सूरत हाल में आ रहा है। देखिए कंडीशन का ब्रिज भी हमेशा वॉइडेबल है ना, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बायर के भाई ऑप्शन होता है कि वो कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट कर ले। एज अ वारंटी ट्रीट करने का मकसद क्या हो गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो किसी एक के ऑप्शन पे होता है कि वो उसको कैंसिल कर सकता है। अब उसको चाहता तो वो कैंसिल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो कंडीशन के ब्रिज में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही है। ये वाली एक्सटेंशन है, इसमें आपका यही है कि फॉर एग्जांपल ये तकरीबन सेम ही है उससे, ठीक है, तकरीबन सेम है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपने आपका जो
एंजॉय करने का टाइम है प्रोडक्ट को, वो डिस्टर्ब ना हो। और वो डिस्टर्ब कैसे होगा? वो तभी होगा जब सेलर ने कोई डिफेक्टिव टाइटल की गुड्स आपको सेल करी हो। जैसे कि मैंने बोला ना, आपने एक बाइक परचेस करी, उस पर कुछ पैसे लगाए, आप चला रहे थे, पता चला जी वो बाइक तो चोरी की निकली और वो साहब आपके ऊपर आ गए। जब वो आपसे रिकवर करने आए तो आपने कहा ठीक है कि मैं तुम्हें बाइक तो उसको आपने दे दी, लेकिन आपने सेलर से प्राइस भी ली और प्राइस के साथ साथ आपने वो भी लिए डैमेजेस जो उस पर आपने स्पेंड करे थे पैसे। ठीक है, तो ये तकरीबन सेम ही है जैसे कि इम्प्लाइड कंडीशन था। जनाब ये वाला मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वाला देखें, आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते थे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में? आपका टाइटल डिफेक्टिव था, अगला बंदा आपकी बाइक ले गया, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया ना। ये वाले पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कैंसिल हो गया, सिर्फ इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको एक चोरी की चीज बेच रहा हूं, तो आप अगर इस पॉइंट के थ्रू जाते हैं कोर्ट में, तो भी कोर्ट यही फैसला करेगा कि सेलर से आप प्राइस लें और पैसे लें। अगर आप इम्प्लाइड कंडीशन के उससे जाते हैं तो भी यही करेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे? आप चोरी का टाइपराइटर रख तो नहीं सकते, आपने रियल ऑनर को ही देना है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपका अल्टीमेटली ये खत्म ही होना है जब आप कोर्ट जाएंगे तो पैसे रिकवर करने। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को तकरीबन ये पॉइंट सेम ही है जो इम्प्लाइड कंडीशन का है। अदरवाइज वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता, कैंसिल नहीं होता, आपको सिर्फ डैमेज मिलते हैं। ठीक है, देखिए ना, आप इसकी एग्जांपल पढ़े नीचे इलस्ट्रेशन। द प्लेंटिफ ऑलरेडी परचेज्ड द सेकंड हैंड टाइपराइटर फ्रॉम द डिफेंडेंट। शी thereafter spent some money on its repair and used it for some months. ठीक है, उन्होंने क्या करा? एक टाइपराइटर परचेज करा, टाइपराइटर पे कुछ पैसे लगा के रिपेयर करा और कुछ महीने यूज करा। Unknown to the parties, the typewriter was a stolen one and the plaintiff was compelled to return the same its true owner. अब बाद में पता चला कि ये टाइपराइटर चोरी का था और उस लेडी को वो ट्रू ऑनर को रिटर्न करा पड़ा। She was held entitled to recover from the seller for the breach of this warranty damages, reflecting not merely the price paid but also the cost of repair. कि ठीक है, उसने क्या करा? उसने यही वारंटी वाला क्लॉज अप्लाई करा और उसने कहा कि ना सिर्फ उसने सेलर से रिपेयरिंग के पैसे लिए बल्कि प्राइस भी ली। मजीद आगे पढ़े क्या लिखा है? नोटिस दैट द डिसीजन इन द इंस्टेंट केस would not change if we treat it as a case of breach of condition as to title. कह रहे कि अगर हम कोर्ट में जाके कंडीशन के टाइटल पे केस करते तो भी कोर्ट का डिसीजन यही रहता, चेंज नहीं होता। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि ये बड़ी डिफिकल्ट बात है कि हम किस तरह से इसको पढ़ें कि इससे कुछ एडिशनल राइट आते हैं लोगों के पास। देखिए इधर आए, आपको मैं दिखाता हूं। अब ये पढ़े, इसकी इलस्ट्रेशन पढ़े कंडीशन एज टू टाइटल की। आर परचेज्ड अ कार फ्रॉम डी एंड सूड द सेम and used the same for several months. D had no title to the car and therefore R was compelled to return the car to the true owner. R sued D to recover back the price which he had already paid. He was held entitled to recover the whole of the price paid by him despite the fact he had used the car for some months. दोनों में सेम इलस्ट्रेशन है। अगर मैं इस वाले केस को वारंटी, क्वाइट पोजीशन ऑफ वारंटी के तहत भी कोर्ट लेके जाऊंगा तो भी कोर्ट का डिसीजन यही रहना है, चेंज नहीं होना। तो इसीलिए उन्होंने आगे लिखा हुआ है बुक में भी कि ये जो वारंटी फॉर क्विट पोजीशन है, इसमें बहुत मुश्किल काम है कि किस तरह से आप डिफरेंस निकालें कि इसकी वजह से कौन से एडिशनल राइट आ रहे हैं, क्योंकि दोनों सूरत हाल में कोर्ट सेम ही फैसला देता है। भले आप इम्प्लाइड ऑफ कंडीशन के उससे चले जाएं, कंडीशन एज टू टाइटल के उससे कोर्ट जाएं, या वारंटी एज टू क्विट पोजीशन के उससे कोर्ट जाएं, दोनों सूरत हाल में कोर्ट का फैसला सेम ही आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल करा के आपको प्राइस रिकवर करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। वारंटी ऑफ फ्रीडम
Encumbrances मतलब mortgage. The second implied condition of warranty on the part of seller is that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer, therefore at the time when the contract is made. If the goods are afterwards found to be subject a charge and the buyer has to discharge the same, there is a breach of warranty and the buyer is entitled to damages. For example, आपको एक शख्स ने कार सेल आउट, मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर बी के पास एक कार अपनी प्लेज करा दी, प्लेज करा के उन्होंने पैसे ले लिए मिस्टर ए ने और बी को कहा कि मैं आपको 2 दिन बाद डिलीवरी दे दूंगा इसकी। उन 2 दिनों में क्या करा, उन्होंने जाके मिस्टर सी को वो कार सेल आउट कर दी। अब मिस्टर सी को उन्होंने वो कार सेल आउट करी तो बाद में मिस्टर बी पहुंच गए मिस्टर सी के पास और उन्होंने ये प्लेज वाला माजरा बताया कि भाई इस कार के अगेंस्ट में तो मैं उनको पैसे दे चुका हूं। तो अब सी ने यहाँ पे बी को जो प्लेज के पैसे वापस दिए तो सी के भाई ये राइट है कि वो ए से वो प्लेज के पैसे रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा लेकिन वो पैसे रिकवर करेंगे। ये वारंटी है कि ये वारंटी है कि जो भी चीज आप सेल आउट करेंगे उस पर कोई भी किस्म का प्लेज या मॉर्गेज नहीं होना चाहिए, कोई लोन वोन आपने उस पर ना लिया हुआ। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं और अगली पार्टी जाके बायर से वो पैसे ले लेती है तो बायर फिर आपसे वो रिकवर करेगा। अच्छा जी, फिर आपके पास आता है वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर। ये भी वारंटी है भाई कि अगर कोई गुड्स आप ऐसी सेल आउट कर रहे हैं जो कि डेंजरस नेचर की है, खतरनाक नेचर की है और उसके खोलने की, उसके डब्बा वगैरह खोलने की एक खास इंस्ट्रक्शन है, तो जरूरी है कि आप ये बायर को बताएंगे कि भाई आपने इसको तरीके से खोलना है, एक खास इंस्ट्रक्शन के तहत खोलना है, खुद से नहीं खोलना। ठीक है, तो ये आपका काम है बताना। अगर आप नहीं बताते और बायर को डैमेज हो जाता है कोई, तो फिर आपकी वारंटी है कि आप उसको कॉम्पनसेट करेंगे। सेकंड फिर से बता दूं, सेकंड था कि जो भी प्रोडक्ट आप किसी को भी सेल आउट करें, जरूरी है कि वो प्रोडक्ट जो है उस पर किसी किस्म का प्लेज या मॉर्गेज ना हुआ हो। क्या मैंने एग्जांपल दी कि मिस्टर ए ने क्या करा, अपनी बाइक जो थी बी को प्लेज करा दी और पैसे ले लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं आपको बाइक डिलीवर करूंगा। उन 2 दिन के अंदर उन्होंने क्या करा, मिस्टर सी को जाके अपनी बाइक सेल आउट कर दी। अब प्लेज के पैसे उन्होंने बी से लिए, सेल किससे कर दी, सी को। अब बी जो है भागे भागे फिर बाद में सी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा भाई ये बाइक तो प्लेज थी, मैंने तो इसके केस में पेमेंट करी हुई है, तो आप मुझे वो अमाउंट दे वरना बाइक दे। सी ने कहा ठीक है मैं आपको अमाउंट दे देता हूँ, सी ने वो प्लेज के पैसे दे दिए। अब सी के पास ये चार्ज है, वारंटी है कि अब जाके वो ए से वो प्लेज का तमाम पैसा वापस ले। ठीक है, तो जरूरी है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल आउट करेंगे वो किसी भी किस्म के प्लेज या मॉर्गेज में ना फंसी हो, उस पर किसी किस्म का आपने कोई लोन वोन ना लिया हो। अगर आपने लिया होगा तो आप बायर को कॉम्पनसेट करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी बायर से लेगी, क्योंकि बायर के पास जाएगी कहेगी या तो प्रोडक्ट दे दो या पैसे दे दो। ठीक है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट ले लेगी उससे। तीसरा है डिस्क्लोजिंग फॉल्ट। अगर आप कोई डेंजरस गुड्स बेच रहे हैं और उसकी कोई इंस्ट्रक्शन देंगे उनको इसी तरह से उसके केन वगैरह को खोलना है या उसके टिन को खोलना है वरना आप जख्मी हो सकते हैं, तो आपने ये बायर को बतानी है। अगर आप बायर को नहीं बताते और वो खोल के उससे जख्मी हो जाता है एक लापरवाही से खोल के, तो सीधी सी बात यह है कि फिर आप जो है उसको कॉम्पनसेट करेंगे। जब भी आपने देखा होगा कि जो भी थोड़ी डेंजरस गुड्स होती हैं, दवाइयों में भी अक्सर लिखा होता है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, वो इसी वजह से लिखा होता है कि ड्रग्स को बच्चों से दूर, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। या आपने देखा होगा जो भी हमारे मोर्टीन वगैरह के स्प्रे वगैरह होते हैं उन पे लिखा होता है आंखों से बचाएं, आप आंखों से इनको दूर रखें। ये तमाम इंस्ट्रक्शन इसीलिए लिखी हुई होती है। ठीक है जी, तो ये 3 तरह की वारंटी है जो इम्प्लॉयड है। इसके बाद है डॉक्ट्रीन ऑफ कैविटेम्प्टर। ठीक है, काफी दफा आप अच्छा एक वारंटी इन्होंने नहीं लिखी हुई, ठीक है, खालिद महमूद चीमा साहब की किताब में लिखी हुई है। मैं ये भी आपको तस्वीर इसकी भेज दूंगा तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और ये सही वारंटी है। ये वारंटी इस तरह से है कि भाई एक वारंटी जो यूसेज ऑफ ट्रेड में आपको मिल रही है तो वो भी एक तरह की वारंटी है कि फॉर एग्जांपल आप एक
मोबाइल परचेज करते हैं उस पर लिखा होता है कि इट्स अंडर वारंटी है कि अगर इसके पार्ट्स वगैरह खराब हो जाए तो हम आपको सही रिपेयर करके देंगे। तो ये भी एक वारंटी है जो बायर जो है वो सेलर से क्लेम करता है, यूसेज ऑफ ट्रेड की वारंटी होती है। ठीक है, वो इन्होंने नहीं लिखी, खालिद महमूद चीमा साहब ने अपनी किताब में लिखी भी है कि यूसेज ऑफ ट्रेड के हवाले से अगर कोई वारंटी देता है, फॉर एग्जाम्पल आप खाड़ी से जाके कपड़ा खरीदते हैं और उस पर होता है कि भाई इसका कलर फेड नहीं होगा, हमारी गारंटी है, हमारी वारंटी है, और वो कलर फेड हो जाता है तो खाड़ी आपको पेमेंट करेगा। तो इस तरह की भी अगर कोई वारंटी जो खुद से सेलर अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है, तो वो आपको पे बैक करेगा, वो अमाउंट डैमेजेस वगैरह पे करेगा उसके। हाँ, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। देखिए, कैविट एम्प्टर का डॉक्ट्रिन आप पहले भी काफी दफा पढ़ चुके हैं, नाम नहीं आया सामने, नाम यही है इसका, कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर के मायने होते हैं लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि भाई ये बायर की ड्यूटी है कि वो केयरफुल रहे व्हाइल परचेजिंग समथिंग। ठीक है, कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट परचेज करे वो केयरफुल रहे, यही लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू बी केयरफुल व्हाइल परचेजिंग गुड्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंक्वायरी फ्रॉम द बायर the seller is not bound to disclose every defect in goods of which he may be cognizant. The buyer must examine the goods thoroughly and must see that the goods he buys are suitable for the purpose for which he wants them. ठीक है, कहते हैं कि ये बायर की ड्यूटी है कि वो जब भी कोई चीज खरीदे उसको केयरफुली परचेज करे। अगर वो एक गुड्स आंखें बंद करके परचेज कर रहा है तो सेलर बाउंड नहीं है कि उस गुड्स के डिफेक्ट उसको बताए। बायर की जिम्मेदारी है कि वो गुड्स परचेज करते वक्त ध्यान रखे, अगर जहन में कोई इंक्वायरी है तो वो सेलर से पूछे। अगर वो खामोश खड़ा है, ऐसे ही गुड्स खरीद रहा है, तो इसमें सेलर बाउंड नहीं है कि वो उसको बताए। तभी आप देखें, हम ये नॉर्मल बात हम क्या करते थे कि कोई चीज नॉर्मल इंटेलिजेंस से बाहर आ रही है तो सेलर अपनी जिम्मेदारियों से हट जाता है। क्यों हटता है? कैविट एम्प्टर की वजह से हटता है, क्योंकि कैविट एम्प्टर कहता है लेट द बायर बीवेयर, कि बायर को हमेशा चौकन्ना रहना है, हमेशा केयरफुल रहना है। जब भी वो कोई गुड्स खरीदे उसको अच्छे से उसको इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, वो इसी वजह से पीछे हट जाता है। तो ये बायर की जिम्मेदारी है कि जब भी वो खरीदे वो केयरफुली कोई भी चीज खरीदे और कोई इंक्वायरी हो तो पूछे, क्योंकि अगर वो इंक्वायरी नहीं पूछेगा तो सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि खुद से गुड्स के डिफॉल्ट्स आपको बताना शुरू करे। लॉ ने रखा इसलिए क्योंकि देखिए, बेचने वाला अपनी प्रोडक्ट की बुराई खुद से तो कभी भी नहीं करेगा जब तक आप उससे पूछेंगे नहीं। तो इसीलिए लॉ ने कहा है कि ठीक है, हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो ये धोखा, ये सब झूठ फरेब ना करें, लेकिन हमने आपको भी कहा है कि आप भी हमेशा चौकन्ने रहे। ऐसा ना हो कि आप सदर जाएं, सदर में नीलामी हो रही होती है पाकिस्तान में, और आप खड़े होकर बेवकूफ बन के वहां जबरदस्ती आ जाए। ठीक है, कि चार लोग खड़े हुए बोलियां लगा रहे होते हैं उनके अपने, और वो बोली बढ़ाते रहते हैं, उसमें आप शामिल होते हैं, जैसे ही आप बोली लगाते हैं वो सब चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो आप बेवकूफ है कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं, क्योंकि लॉ ने आपको भी तो कहा है कि आपको भी ज़हीन रहना है, इंटेलिजेंस यूज करनी है। उनका जरूरी थोड़ी है बताना कि वो बताएं कि हम सब चारों मिले हुए, नहीं, आपको खुद भी जज करना है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बायर को भी लॉ ने कहा है कि तुमने भी हमेशा चौकन्ना रहना है। जब भी देखें, हमने ऊपर जितनी भी चीजें पढ़ी, हमने क्या पढ़ा कि अगर नॉर्मल एग्जामिनेशन से कोई चीज बाहर आ रही है तो फिर वहां पे सेलर बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए तो लॉ ने कहा कि कैविट एम्प्टर अप्लाई करो, कि तुमने भी तो देखनी है एक चीज, तुम देखो और फिर बताओ। तो लॉ ने आपको इसीलिए कैविट एम्प्टर का रूल अप्लाई किया हुआ है। आगे यही बातें लिखी है, if the goods turn out to be defective or do not suit for his purpose, the buyer cannot hold the seller liable for the same, as there is no implied undertaking by the seller that he shall supply such good as suit the buyer purpose. If therefore while making purchase of good the buyer depends on his own skill and make a bad choice, he must cure himself for his own folly in the absence of any misrepresentation or fraud or guarantee by the seller. ठीक है, वही सारी बातें लिखी है कि आपने चौकन्ना रहना है, आपने सारी चीजें देखनी है। अगर बाद में उन गुड्स में कोई डिफेक्ट वगैरह आ जाता है जबकि बायर अपनी स्किल्स के ऊपर था, तो फिर सेलर यहाँ पे, और सेलर की ये जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो आपको आपके पर्पस की गुड्स बेचे। ठीक है, तो आपने भी चौकन्ना रहना होता है नॉर्मल। देखिए, एक चीज होती है जो नॉर्मल एग्जामिनेशन से बाहर आती है, और एक चीज होती है भाई जो बाकायदा देख के बाहर, खा के बाहर आती है। जैसे कि अगर आप फ्रूट्स परचेज करने जाए तो एक फ्रूट है जो आपको देख के ही पता चल रहा है कि वो गल सड़ गया है। ठीक है,
अगर आप नॉर्मली आम परचेज करने जा रहे हैं और आम आपको देख के खराब लग रहा है तो वो तो नॉर्मल इंटेलिजेंस से आपको देख के भी पता चल रहा है खराब है। लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं कि ये आम आम दिखने में तो खूबसूरत है लेकिन अब मीठा है कि खट्टा है, तो ये फिर मुझे खा के पता चलेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन अगर एक गला सड़ा मैं खरीद रहा हूं तो वो तो मेरी नॉर्मल इंटेलिजेंस है ना। अगर वो आपको सामने रखे, आपके सामने खराब खराब आम भर रहा है, तो वो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, नॉर्मली आपको दिख रहा होगा। अगर बायर इंक्वायरी कर रहा है और सेलर फिर भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अब ये फ्रॉड होगा या मिसरिप्रेजेंटेशन होगी, इट डिपेंड्स। देखिए, फ्रॉड तब होगा जब वो फॉल्स स्टेटमेंट जानबूझ के दे रहा होगा, जब उसको पता होगा कि ये गलत है। उसको पता है कि ये चीज खराब है लेकिन वो आपको बोल रहा है कि नहीं सही है, तो ये फ्रॉड है। लेकिन अगर उसको खुद भी लगता था कि ये चीज सही है और दर हकीकत वो खराब थी, जैसे कि हमने पढ़ा था ना मिसरिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव असर्शन, तो पॉजिटिव असर्शन है तो मिसरिप्रेजेंटेशन है, फॉल्स स्टेटमेंट है तो फ्रॉड है। ठीक है, दोनों सूरत। डायरेक्ट कभी भी किसी को चोर नहीं कहते, हमेशा पहले देख लेते हैं कि वो मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहा कहीं। ठीक है, डायरेक्ट कभी भी किसी को चोर नहीं कहा करोगे, फ्रॉड है। एक्सेप्शंस, अब डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर की भी कुछ एक्सेप्शन है कि कहां कहां कैवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ऊपर आपने डॉक्ट्रिन तो पढ़ लिया, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है कि कहां कहां कैवेट एम्प्टर जो है वो अप्लाई नहीं होता। पहला, वेयर द सेलर मेक्स अ मिसरिप्रेजेंटेशन and the buyer relies on it, the doctrine of caveat emptor does not apply. Such a contract being voidable at the option of innocent party, the buyer has a right to rescind the contract. सेलर ने एक मिसरिप्रेजेंटेशन दी, मिसरिप्रेजेंटेशन आपको पता है पॉजिटिव असर्शन भी होती है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी होती है और मिस्टेक भी होती है। ठीक है, अगर सेलर एक मिसरिप्रेजेंटेशन देता है और बायर उस पर रिलाय कर लेता है, रिलाय करने का मतलब यही हो गया ना कि बायर ने सेलर के स्किल्स के ऊपर रिलाय करा। ठीक है, बायर रिलाय कर रहा है, खुद से चेक नहीं कर रहा, टोटल उसके ऊपर रिलाय कर रहा है। ठीक है, तो कैवेट एम्प्टर का डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता। दूसरी, where the seller makes a false representation amounting to fraud and the buyer relies on it, or where the seller actively conceal a defect in the goods so that the same could not be discovered on a reasonable examination and the doctrine of caveat emptor does not apply. Such a contract is also voidable. ठीक है जी, कि अगर सेलर कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है और बायर उसके ऊपर रिलाय कर रहा होता है, या सेलर जानबूझ के कोई डिफेक्ट है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा है, गुड्स में कोई डिफेक्ट है, उसने जानबूझ के कुछ रिपेयरिंग वगैरह करके उसको छुपाया हुआ है और इस तरह से छुपाया कि नॉर्मल इंस्पेक्शन से वो बाहर भी नहीं आ रहा, तो भी कैवेट एम्प्टर का डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता। बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है और आपसे डैमेज भी क्लेम करेगा। क्लियर है? थर्ड है, where the goods are purchased by description and they do not correspond with the description. ठीक है, ये कब होता है? ये नॉर्मली कब होता है? ऑनलाइन सेल में ही होता है। कि ऑनलाइन सेल में आप क्या करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन के तहत गुड्स परचेस करते हैं और अगर वो डिस्क्रिप्शन से करस्पॉन्ड नहीं करती, मिलती नहीं है, तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपके पास इंस्पेक्शन का तो टाइम ही नहीं है ना, आपने तो डिस्क्रिप्शन देखी, गुड्स परचेस कर ली। ऑनलाइन सेल आप जितनी भी करते हैं आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू तो करते हैं, डिस्क्रिप्शन लगी हुई होती है, एक तस्वीर लगी हुई होती है। ठीक है, तो आप इसलिए कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लगी है, तस्वीर लगी है, मतलब फॉर एग्जांपल सैंपल लगा हुआ है, उसको आप एज सैंपल भी ले लें कि भाई एक सैंपल लगा हुआ होता है, एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, तो उन दोनों से मैच होना जरूरी है। तो अगर वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप कोई भी चीज परचेस कर रहे हैं तो उसका उससे मिलना जरूरी है, यहाँ पे भी कैवेट एम्प्टर अप्लाई फिर नहीं होता। चौथा, where the goods are purchased by description from a seller who deals in such class of good and they are not of merchantable quality, the doctrine of caveat emptor does not apply, but the doctrine applies if the buyer has examined the goods as regards defect, which such examination ought to have revealed. पहली दूसरी बात कि उन गुड्स में सेलर नॉर्मली रूटीन में डील करता है, डिस्क्रिप्शन के तहत बेचता है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में भी डील करता है, लेकिन वो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं है। ठीक है, मर्चेंटेबल क्वालिटी में आपको बता चुका हूं क्या होता है, वो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं है, तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर फिर अप्लाई नहीं करता। लेकिन इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर कभी कभी अप्लाई भी कर जाता है। कब अप्लाई करेगा? जब गुड्स आपने एग्जामिन करी लेकिन वो डिफेक्ट आप ढूंढ नहीं पाए जो कि एग्जामिनेशन से मिल जाना चाहिए था, मतलब इतना छुपा हुआ नहीं था, नॉर्मल एग्जामिनेशन से बाहर आ सकता था, लेकिन आपने एग्जामिनेशन इतने
बेवकूफों वाले तरीके से करी कि आप उसको बाहर नहीं निकाल पाए, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर उस पर ऊपर अप्लाई हो जाता है। अदरवाइज अगर डिस्क्रिप्शन के तहत सेल हो रही है लेकिन मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं है तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर अप्लाई नहीं होता। पांचवा, where the goods are bought by sample, the doctrine of caveat emptor does not apply if the bulk does not correspond with the sample or if the buyer is not provided an opportunity to compare the bulk with sample। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर सैंपल के थ्रू आप कोई परचेस करते हैं तो आपको, अगर सैंपल के थ्रू आप कोई परचेस करते हैं तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर जो है वो अप्लाई नहीं होता अगर आपका जो सैंपल है वो आपके बल्क से मैच नहीं हो रहा हो, और दूसरी बात ये कि आपको इंस्पेक्शन का टाइम भी ना दिया गया तो भी कैविट एम्पटर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये था। छठे पॉइंट पे चलते हैं, where the goods are bought by sample as well as by description and the bulk। अब अगर आप गौर करें ना तो ये सारे वही पॉइंट हैं जो आप इम्प्लाइड कंडीशन पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, where the goods are bought by sample as well as by description and the bulk of goods does not correspond both with the sample and with the description, the buyer is entitled to reject the goods। कह रहे हैं कि भाई अगर आपने गुड्स परचेस करी है सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को देखते हुए, तो दोनों से उनका मैच होना जरूरी है। अगर वो किसी एक से भी मैच नहीं हो रहा तो आप गुड्स को रिजेक्ट कर दें, यहां पे भी कैविट एम्पटर अप्लाई नहीं होगा। सातवां, where the buyer makes known to the seller the purpose of which he requires the goods। जब बायर क्या करे, अपना पर्पस बता दे कि मुझे किस पर्पस के तहत ये गुड्स चाहिए। वीडियो क्यों चली गई भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, देखें, अगर सातवां पॉइंट क्या है कि अगर बायर ने अपना पर्पस बता दिया, ये वही है कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, कि अगर बायर ने अपना पर्पस सेलर को बता दिया कि मुझे किस लिए गुड्स खरीदनी है और वो सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाय भी कर रहा है, तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर फिर अप्लाई नहीं होता। अगर वो पर्पस नहीं आता तो वो भी फिर देखेगा। अगर ये डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप जाके वो वाली कंडीशन पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो भी वो कंडीशंस थी वो यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर आप वो याद करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आठवां, where the trade usage attach an implied condition or warranty as to quality or fitness and the seller deviates from there, the doctrine of caveat emptor does not apply and the seller is liable in damages। अब ये वही बात कर रहे हैं जो वहां पे एमसी कुचल साहब ने नहीं लिखी थी, यहां पे उन्होंने यूसेज ऑफ ट्रेड, ये यूसेज ऑफ ट्रेड वही वारंटी आ गई कि अगर सेलर खुद से कोई कंडीशन या वारंटी अटैच कर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि खाटी आलू ने कहा हमारा कलर फेड नहीं होगा, अगर फेड होगा हम आपको दूसरा सूट देंगे, तो ये खुद से उन्होंने अटैच कर दी, तो यहाँ पे भी कैविट एम्पटर अप्लाई नहीं होगा कि मैं उसको चेक करूं। ठीक है, खुद से उसने अटैच करी, अगर कल को कलर फेड होता है तो फिर वो मुझे पैसे देगा। अगर चाहें तो इसके ऊपर आप एक यूसेज ऑफ ट्रेड लिख के पेंसिल से इसको भी एक वारंटी आप बना सकते हैं कि यूसेज ऑफ ट्रेड की भी एक वारंटी है। ये इम्प्लाइड कंडीशन काट के इसको वारंटी में ले लिएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों बातें पढ़े, इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी, कि अगर खुद से कोई अटैचमेंट सेलर कर रहा है या कंडीशन या वारंटी क्वालिटी और फिटनेस को लेके और सेलर उससे डेविएट करता है तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर अप्लाई नहीं होता। जैसे कि आप नॉर्मली मोबाइल फोन परचेस करते हैं सैमसंग वगैरह के, तो उसमें भी आपको एक वारंटी होती है। वो क्या होती है, वो खुद से अपने ऊपर क्रिएट करी हुई होती है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर खराब हो गया हम आपको देंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप परचेस करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर खराब हो गया हम आपको देंगे। ठीक है, अगर ऐसी कोई हरकत सेलर ने खुद से करी हुई है तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर अप्लाई नहीं होता कि बायर उसको चेक करता वो खराब नहीं होता, नहीं, फिर उसने देने ही देने आपको। ठीक है, यहाँ पे आके आपका चैप्टर नंबर 2 था, ये सेल ऑफ गुड एक्ट का एंड हो रहा है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन वो हम आज नहीं करेंगे, वो हम इंशाल्लाह ताला थर्सडे को करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, टेस्ट में 70 एमसीक्यूज थे, उन 70 में से किसके कितने नंबर आए? थोड़े से नंबर अपने बताएंगे आप लोग, क्योंकि 6-7 फवाद अहमद 45 मतलब पास हो गए, 50% वाला पास होता है। नूर खान 48, तुम भी पास हो गए।
मतलब 2 ही बच्चे पास हुए, बाकी फेल हो गए। ईमानदारी से चेक करा था टेस्ट, या ऐसा तो नहीं था कि आपने देख देख के 48 45 कर दिए। चले, बहुत अच्छी बात है, जो स्टूडेंट पास हो गए इसका मतलब है इंशाल्लाह ताला पेपर भी उनका पास हो जाएगा आराम से। चलें यहीं तक रखते हैं, बाकी हम थर्सडे को इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं हो सकता है अब संडे की क्लास जो है वो हर वीकेंड पे ही कर दूं, ताकि संडे जो है ना आपका कंज्यूम हो और आपका कोर्स जो है वो फिर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट टेस्ट जो है मैं आपको सैटरडे को दे दूंगा, पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है। वो आप लोगों को व्हाट्सएप आ जाएगा, ठीक है। 4 चैप्टर है, आसान सा होगा। तो पार्टनरशिप का तो इतना बड़ा है भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक बड़ा था एरिया, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको सैटरडे को दे दूंगा, क्योंकि सैटरडे तक इंशाल्लाह ताला आपका सेल ऑफ गुड एक्ट एंड हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट सैटरडे को इसका भी टेस्ट दे दूंगा, ठीक है जी। यहीं तक रखते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में तो पूछ ले, ताकि मैं बता दूं, क्योंकि इसके बाद हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारा पैपरा है, और सॉरी लीगल स्ट्रक्चर और पैपरा है, और हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। तो मैं संडे को भी आपकी क्लास कर देता हूं, ताकि जल्द से जल्द आपका कोर्स एंड हो जाए, आपको ज्यादा टाइम मिले कि आप खुद से भी इसको पढ़ सके। मैं बात कर लूंगा मैनेजमेंट से, बात करके देखता हूँ, अगर वो संडे अलाउ करते हैं कि आप हर संडे क्लास ले सकते हैं, तो फिर मैं इसको कंसीडर करके एंड करा दूंगा, ठीक है जनाब। चले जी, यहीं तक रखते हैं इसको। अल्लाह हाफिज।